नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए, लोकसभा चुनाव में चंद दिनों की देरी है, लेकिन चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी अपना चाल चल रही है तो कांग्रेस भी चाल चलने की जुगत में है, तो क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल कर रहे हैं। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर आपको दिखाएंगे। खबर के अंदर की एक एक चाल को भी समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर ही मुहर लग गई। नायब सिंह सैनी ओबीसी समुदाय के बड़े नेताओं के तौर पर जाने जाते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस बदलाव के कई मायने बताए जा रहे हैं। सवाल यही है कि ओबीसी चेहरा को बीजेपी ने सीएम क्यों चुना है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले ही सियासी भूचाल आ गया। दरअसल सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सहयोगी जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी से तनातनी के चलते बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। यही नहीं, मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया। पूरे दिन हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा के बीच बीजेपी विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी को नेता चुना गया। नायब सिंह सैनी ओबीसी समुदाय के बड़े नेताओं के तौर पर जाने जाते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस बदलाव के कई मायने बताए जा रहे हैं। बीजेपी हरियाणा में नॉन जाट की राजनीति करती है। करीब 9 साल पहले बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया था। अब लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी ने फिर बदलाव किया है और इस बार बीजेपी ने एक ओबीसी नेता को प्रदेश की कमान दे दी है। और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। चर्चा है कि मनोहर लाल खट्टर को करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। हरियाणा का ओबीसी समुदाय पिछले कुछ समय से लगातार सत्ताधारी दलों पर समुदाय के लोगों की अनदेखी के आरोप लगा रहे हैं। पिछले दिनों रोहतक में एक ओबीसी समाज ने एक बड़ी रैली की थी और उसमें कहा गया कि सरकार में ओबीसी समाज अब तक अपने हक और अधिकारियों से महरूम है और उनको सही हक नहीं मिल पाया। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने बहुत बड़ा कार्ड खेला। कुछ महीने पहले ही मध्य प्रदेश में लैंडस्लाइड बिक्री के बाद बीजेपी ने ओबीसी वर्ग से आने वाले मोहन लाल यादव को मुख्यमंत्री बनाया था। विरोधी गठबंधन की ओर से बार बार ओबीसी कार्ड खेला जाता रहा है। बीजेपी अपने मुख्यमंत्रियों का चयन ओबीसी वर्ग से आने वाले अपने नेताओं का कर इसी सवाल का जवाब दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चुनाव से पहले सीएम बदलने की चाल भी समझिए। सीटों की तकरार पर बीजेपी जेजेपी का रिश्ता टूट गया। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के सीएम को बदल दिया गया। मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए। महज एक दिन में ये बहुत बड़ा बदलाव हो गया। खट्टर के इस्तीफे के बाद सैनी विधायक दल के नेता चुने गए। मनोहर लाल खट्टर करनाल लोकसभा सीट से लड़ सकते हैं और नायब सिंह सैनी ओबीसी समुदाय के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। बीजेपी हरियाणा में नॉन जाट की राजनीति करती है और करीब 9 साल पहले अगर इतिहास के पन्नों को उल्टे तो खट्टर को सीएम बनाकर सबको बीजेपी ने चौंका दिया था। विपक्ष की ओबीसी कार्ड का जवाब ओबीसी मुख्यमंत्री से दिया गया और हाल ही में मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए गए और इसीलिए ये लोकसभा चुनाव के लिहाज से बहुत सटीक चुनावी चाल बीजेपी की तरफ से चली गई है। बढ़ते हैं आगे। बिहार में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए में सीटों के बंटवारे के पेच से ज्यादा
चाचा भतीजा यानी कि पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच सुलह कराने की बात सामने है। सम्राट चौधरी ये दावा कर रहे हैं कि सीट बंटवारे का फैसला चुनाव की घोषणा से पहले हो जाएगा, पर सवाल यही है कि आखिर कैसे मानेंगे चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार अपने सहयोगी दलों से संपर्क साध रही है। बिहार में सीटों का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर सभी की नजर टिकी है। पर सबसे बड़ी चुनौती एनडीए के लिए पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच सुलह कराने की है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने पशुपति पारस से संपर्क साधा है। पशुपति और चिराग में सुलह की कोशिश हो रही है। पशुपति ने बिहार बीजेपी प्रभारी से भी मुलाकात की है। विनोद तावड़े से सीट शेयरिंग को लेकर मुलाकात हुई। इस दौरान पशुपति पारस ने साफ कर दिया कि हाजीपुर सीट पर उनका ही दावा है और वे वहीं से चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान भी हाजीपुर सीट से अपनी दावेदारी बीजेपी के सामने रख चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक विनोद तावड़े ने पशुपति पारस के सामने प्रस्ताव रखा था कि चिराग और उनकी पार्टी एक बार फिर एक साथ हो जाएं, लेकिन पशुपति पारस ने साफ कर दिया कि अब एक होना संभव नहीं है। चिराग पासवान के साथ दिल, दल और परिवार कभी नहीं मिल सकते। पासवान परिवार में झगड़े से एनडीए की मुश्किल ये है कि पासवान फैमिली में उत्तराधिकार की लड़ाई है। रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी कौन? हाजीपुर सीट पर चिराग और पशुपति आमने सामने हैं। हाजीपुर सीट के लिए चिराग पासवान अड़े हैं, जबकि पशुपति पारस हाजीपुर सीट नहीं छोड़ना चाहते। इधर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं कि जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। चाचा भतीजे के सवाल पर कहा कि सभी लोगों से बातचीत चल रही है, इसके बाद सभी सूचना दे दी जाएगी। हो जाएगा, अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। घोषणा होने के पहले ही पूरा होगा। नहीं, सभी लोग आएंगे। चुनाव से ठीक पहले एनडीए में सीटों के पेंच से ज्यादा बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कैसे मानेंगे चाचा भतीजा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब सीट बंटवारे के बीच सुलह की जाल को भी आपको समझा देते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में मंथन बहुत तेजी से जारी है। सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सहयोगी दलों से बीजेपी लगातार बातचीत कर रही है। सीटों के फॉर्मूले पर सहमति बनाने की कोशिश भी जारी है। चिराग पासवान और पशुपति पारस से अलग अलग वार्ता की जा रही है, अलग अलग बातचीत बिठाकर की जा रही है। बीजेपी के सीनियर नेता लगातार बातचीत कर रहे हैं। चुनाव की घोषणा से पहले सीट शेयरिंग फाइनल करने की बात की जा रही है। चिराग पासवान हाजीपुर सीट पर दावा ठोक रहे हैं और चाचा पशुपति पारस हाजीपुर सीट छोड़ने को कतई तैयार नहीं है और जल्द बातचीत के जरिए सीटों का फॉर्मूला तय करने का दावा एनडीए की तरफ से किया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई चाचा भतीजे के बीच एनडीए सुलह करा पाएगी। नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, ये सवाल सियासी गलियारे में काफी जोर शोर से उछल रहा है। जेडीयू से कौन बनेगा, बीजेपी किसी जगह देगी, इस पर भी संशय गहराया हुआ है। लेकिन इसी बीच जो खबरें आ रही है उसके अनुसार बहुत जल्द नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, जिसका इशारा एनडीए के नेता भी दे रहे हैं। बिहार में एनडीए सरकार बने महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया, पर अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है। अब जब लोकसभा चुनाव सर पर है और कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है, नीतीश कुमार भी विदेश दौरे से वापस लौट चुके हैं, तो ये चर्चा और तेज है कि बहुत जल्द बिहार में कैबिनेट विस्तार होने वाला है। कैबिनेट का विस्तार कब तक एक्सपेंशन हो जाएगा सर? बहुत जल्द। कैबिनेट का विस्तार कब तक एक्सपेंशन हो जाएगा सर? बहुत जल्द। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कैबिनेट विस्तार में इस बार जेडीयू कोटे से कोई खास परिवर्तन नहीं होने वाला, पर 1 या 2 मंत्री का पत्ता कट भी सकता है। वहीं कुछ नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। जेडीयू कोटे के एक मिनिस्टर के लोकसभा चुनाव लड़ने तक की बात कही जा रही है। हालांकि जेडीयू के बड़े नेता ऐसे सवालों पर कन्नी काट रहे हैं। अब ये तो अभी हमारा विषय नहीं है, मुख्यमंत्री जी का विषय है। मालूम नहीं है, मालूम रहेगा तो बताएंगे। नहीं, हमको मालूम नहीं, हम तो आ रहे हैं अभी क्षेत्र से।
बीजेपी की यदि बात करें तो पार्टी की ओर से भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। चुनाव से पहले जातीय समीकरण को साध कर युवा चेहरों को मौका मिल सकता है। महिलाओं को भी ज्यादा भागीदारी संभव है। जानकार इसकी वजह भी बताते हैं तो वहीं कांग्रेस तंज कस रही है। एक तो अभी चुनाव है, उसको ध्यान में रखकर अति पिछड़ी जाति का कुछ चेहरे आएंगे। स्वाभाविक है कि अभी तो आप देखिए 9 सदस्य मंत्रिमंडल है सीएम सहित, उसमें कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई कायस्थ नहीं है, तो अपर कास्ट में 2 जातियां तो अभी दिख नहीं रही हैं। इनको प्रतिनिधित्व देना होगा। देखिए, जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसके अगले दिन जनता दल यूनाइटेड में बड़ी टूट तय है। काम आसान नहीं है मंत्रिमंडल विस्तार, और नीतीश जी अब हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे लोकसभा चुनाव तक मंत्रिमंडल विस्तार। मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने एनडीए कई समीकरण साधने की कोशिश में है, पर संभावना है कि जेडीयू के मुकाबले बीजेपी ज्यादा प्रयोग कर सकती है। वैसे कैबिनेट विस्तार का अधिकार मुख्यमंत्री के पास ही है, पर चुनावी साल में मंत्रिमंडल विस्तार में विधायकों को संतुष्ट रख पाना एनडीए के लिए इतना आसान नहीं होने वाला। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। वहीं कैबिनेट विस्तार पर सियासी चाल को आप भी समझ लीजिए। बिहार में नई सरकार बने 1 महीने का वक्त अब बीत चुका है। कैबिनेट विस्तार का मामला अब तक अटका हुआ है। बीजेपी जेडीयू कोटे से कौन मंत्री बनेंगे ये तय ही नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग फाइनल होने का इंतजार किया जा रहा है। नीतीश कुमार ही अंतिम तौर पर कैबिनेट विस्तार पर फैसला लेंगे। विपक्ष एनडीए सरकार पर तंज कस रही है। कांग्रेस जेडीयू में टूट तक का दावा कर रहा है। सीटों के गणित से लेकर तालमेल पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सत्ता पक्ष सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहा है। सभी की नजर नीतीश कैबिनेट के विस्तार पर टिकी हुई है। हालांकि कल की अगर हम बात करें तो कल बीजेपी की तरफ से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तो बैठक की ही गई, साथ ही साथ बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर भी चर्चा उस बैठक में हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि कैबिनेट का विस्तार बिहार में कब तक होता है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की रडार पर हजारीबाग के बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद आ गई है। कांग्रेस विधायक के खिलाफ ईडी के रांची जोनल ऑफिस में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत की गई थी, जिसके बाद ईडी की टीम पहुंची और आज सुबह से ही छापेमारी लगातार जारी है। हजारीबाग के बड़का गांव की कांग्रेस विधायिका अंबा प्रसाद के घर मंगलवार की अहली सुबह से ही प्रवर्तन निदेशालय की रेड जारी है। कई घंटे से जारी इस रेड से झारखंड में सियासत गर्मा गई है। 10 से 12 सदस्यों की टीम ने दस्तक दी है। ईडी की ये रेड रांची और हजारीबाग के हुरहुरु स्थित विधायक अंबा प्रसाद के घर पर जारी है, जहां उनके विभिन्न कागजातों को खंगाला जा रहा है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी की भी जांच की जा रही है। अंबा प्रसाद और योगेंद्र साव के करीबियों के ठिकाने पर ये ईडी की दबिश जो है वो रांची और हजारीबाग में देखने को मिल रही है। कई जगहों पर एक साथ ईडी के अधिकारियों के द्वारा जो है वो छापेमारी की गई है। कांग्रेस के साथ साथ खुद अंबा प्रसाद की मां ने इस कार्रवाई पर चिंता जाहिर की। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के एक्शन पर बड़े ही भावुक अंदाज में मां ने कहा कि राजनीति मुझे पसंद नहीं, क्योंकि इसके चलते मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। हमको राजनीति पसंद नहीं है, हमारा घर बर्बाद हो गया है इसमें। हम नहीं चाहते हैं कि बोलते हैं बेटा कि घर में सूखा रोटी 2 ठो खाओ वही ठीक। हम बर्बाद हो गए, हम घर से बेघर बहुत ही। रांची और हजारीबाग जिले में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी हुई। जानकारी के अनुसार पूरा मामला जमीन से जुड़ा हुआ है। हजारीबाग जिले के बड़ा बाजार स्थित सरकारी जमीन की घेराबंदी का मामला पिछले कुछ महीनों पूर्व आया था। उस जमीन की घेराबंदी रातों रात कर दी गई थी। मामला काफी प्रमुखता से उछला था और उस वक्त इलाके के अंचलाधिकारी शशि भूषण सिंह थे और उनके ठिकानों पर भी ईडी ने दबिश दी है। हालांकि मामला सामने आने के बाद घेराबंदी हटा दी गई थी, लेकिन मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया था। इस कारण इलाके के लोगों ने ईडी के पास भी आवेदन दिए। अंबा के खिलाफ कार्रवाई पर कांग्रेस का कहना है कि ईडी की कार्रवाई कोई नई बात नहीं है। वहीं बीजेपी का कहना है कि न्यू इंडिया में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं। कोई नई बात तो है नहीं, क्योंकि अंबा एक जुझारू विधायक है कांग्रेस पार्टी की। लोकसभा का चुनाव सर पे है। किसी भी दिन रणभेदी
बिगुल बज सकता है। तो भाजपा को यह भय और डर तो है कि हजारीबाग सीट हम हारेंगे। ये मोदी जी का न्यू इंडिया है। अगर आपने भ्रष्टाचार किया, गलत किया ना, तो एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती, वो बिल्कुल आपको नहीं छोड़ेंगे। अंबा प्रसाद के ठिकानों पर अभी तक टीम मौजूद है और देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद टीम को यहां से क्या मिलता है और झारखंड की सियासत में ये छापेमारी कहां तक पहुंचती है। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। अंबा प्रसाद पर ईडी के शिकंजे की चाल समझिए। प्रवर्तन निदेशालय की रडार पर है अंबा प्रसाद। हजारीबाग के बड़का गांव से कांग्रेस है विधायक। अंबा के खिलाफ रांची के ईडी जोनल ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। मंगलवार सुबह से ही लगातार छापेमारी जारी है। अंबा प्रसाद की मां ने कार्रवाई पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। झारखंड के 17 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। रांची, हजारीबाग में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। जमीन के केस में यह एक्शन लिया गया है। रिश्तेदारों तक के घर पर रेड चल रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस विधायिका पर यह शिकंजा कसा गया है। कांग्रेस विधायक के खिलाफ एक्शन पर झारखंड की सियासत गर्मा गई है और इसीलिए उनकी मां ने यह बयान दिया कि व्यक्तिगत तौर पर मुझे राजनीति पसंद नहीं। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वर्चुअल तरीके से अरबों की विकास योजनाओं की देश को सौगात दी है और इनमें 10 वंदे भारत ट्रेन समेत रेलवे की कई परियोजना शामिल है। बिहार को भी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली, जिससे प्रदेश को भी काफी फायदा मिला है। चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बड़ी सौगात दी है। मंगलवार को पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से देश के अलग अलग शहरों के लिए 10 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पटना लखनऊ वंदे भारत ट्रेन, पटना न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत की शुरुआत होने से जहां लाखों यात्रियों को फायदा मिलेगा, तो वहीं बिहार के शहरों में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत से लोगों को काफी सहूलियत होगी। पटना लखनऊ वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी। पटना न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत का शुभारंभ। रांची वाराणसी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी। पीएम मोदी ने उत्तर रेलवे को 85,000 करोड़ की परियोजनाओं की भी सौगात दी। आरा, मुजफ्फरपुर, नरकटियागंज में वॉशिंग पिट लाइन, नरकटियागंज में कोचिंग कॉम्प्लेक्स, 4 गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का तोहफा दिया गया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 68 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का भी लोकार्पण किया। पटना रेलवे स्टेशन पर भी पीएम मोदी ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर पटना लखनऊ भाया अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, रविशंकर प्रसाद, नितिन नवीन सहित कई नेता मौजूद रहे। पूरे देश में 85,000 करोड़ की योजनाओं की पीएम ने सौगात दी। पीएम के इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश भी शामिल हुए। सीएम नीतीश अपने आवास से ही इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।